Hello and welcome to my YouTube channel Rakesh Physics Classes once again. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे अर्धचालक, ठीक है ना। तो अर्धचालक का जो क्वेश्चन है वो हमने लिख रखा है बोर्ड के ऊपर और बोर्ड से ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इनको करते समय ही चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट बात है हम बताएंगे। तो पहला जो है उसका जो क्वेश्चन है अर्धचालक में वो हम संख्या जो होता है, ठीक है ना, जो संख्या पद्धति है, खास करके जो मैंने दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो लिख रखा है वो संख्या पद्धति की बात करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन पहले करेंगे। तो इसमें पहले है संख्या पद्धति जो होती है, संख्या पद्धति जो होती है ये दो तरह के होती है, ठीक है ना। दो तरीके की, एक है दार्शनिक और भी होती है, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो दार्शनिक संख्या पद्धति बोलेंगे, ठीक है ना। दार्शनिक संख्या पद्धति। और दार्शनिक संख्या पद्धति में आपने पढ़ रखा है कि 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। ये 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इसी से संख्या बनाई जाती है ना। दार्शनिक संख्या पद्धति में 0 से लेकर के 9 ये जो 10 अंक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए दार्शनिक संख्या पद्धति बोलते हैं। इसी से संख्या बनाई जाती है। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 15, 20, 25, है ना, तो यहाँ से संख्या जो बनाई जाती है ये हो गया अंक, ठीक है ना। ये हो गया दार्शनिक संख्या पद्धति 10 अंकों पर आधारित होता है, 10 अंक पे आधारित होता है। और इससे जो विभिन्न संख्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 125 है, 200 है ना, 450 है, 45 है, 54 है, कुछ भी इस तरीके का ये जो संख्या बनाते हैं ये भिन्न भिन्न संख्या हम बनाते हैं। तो दार्शनिक संख्या पद्धति जो है उसमें समझना है कि वो 10 अंकों पर आधारित होता है, उसका आधार 10 है और उससे जो संख्या हम भिन्न भिन्न बनाते हैं वो दार्शनिक संख्या पद्धति पर उसमें इस 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो दार्शनिक संख्या पद्धति के बाद जो है उसको हम कहते हैं द्वि आधारी। तो इसमें दार्शनिक संख्या पद्धति में के बाद जो है द्विधारी अंकन पद्धति होता है या संख्या पद्धति होता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए इसमें हर एक जो अंक है उसका एक स्थान होता है 10। जैसे हमने एक संख्या लिखी, मान लीजिए कि 1, 2, 3, 5 ऐसे हमने लिखा, मतलब 1235 है सही मायने में। तो कहते इसमें क्या है, प्रत्येक अंक का एक स्थानिक मान होता है ना। प्रत्येक अंक का स्थानिक मान का मतलब ये है कि ये जो अंक है ना, इसका 10 के आधार पे, जैसे दशमिक संख्या पद्धति मैंने कहा तो कहा 10 के अंकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस जब हम कोई अंक इस अंकों का प्रयोग करके जब हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, तो उस संख्या में प्रत्येक अंक का एक स्थानिक मान है, ठीक है ना। और वो स्थानिक मान कैसे शुरू करते हैं, तो इसको 10 के पावर के ऊपर लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है इसमें कि इसको 10 के पावर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 10 के पावर का ऊपर मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे इसका जो मान होता है वो 10 पे पावर 0 होता है, इसका मान 0 से स्टार्ट होता है, 10 पे पावर 1 होता है, इसका मान 10 पे पावर 2 होता है, इसका मान 10 पे पावर 3 होता है, मतलब ये बढ़ते जाता है। तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक मान स्थान जो होता है, सर्वाधिक जो मान होता है वो इस सबसे बाद वाले का होता है और पहले वाले का सबसे कम होता है। तो या इधर से अगर देखिए तो सबसे पहले वाले का मान सर्वाधिक होता है और सबसे लास्ट वाले का मान न्यूनतम होता है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि 1235 जो है 1235 इसको लिखते हैं तो 1 गुना 10 पे पावर 3 है ना, प्लस 2 गुना 10 पे पावर 2 प्लस 3 गुना 10 पे पावर 1 प्लस 5 गुना 10 पे पावर 0।
5 गुना 10 के पावर 0, इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो दार्शनिक प्रणाली में ये आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये आपको पता ही होगा। तो दार्शनिक प्रणाली में और दशमलव अगर है इस संख्या पद्धति में, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इस संख्या पद्धति में अगर दशमलव होता है, जैसे आपको संख्या दिया रहता है, मान लीजिए 3, 4, 9.6, 5 इस तरीके से, 8 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका फिर से पहला जो अंक है ना, इसका सर्वाधिक मान होगा। मतलब देख लेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे दशमलव के पहले वाला अलग होता है, दशमलव के बाद वाला अलग होता है। तो दशमलव के पहले 3 है, दशमलव के बाद भी 3 है, दशमलव के पहले भी 3 है। तो हमने भी बताया था कि इसका जो मान होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2 तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा, इसका मान 10 पे पावर 1 हो जाएगा, इसका मान 10 पे पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ जो होता है माइनस से स्टार्ट होता है, 10 पे पावर -1 हो जाएगा, 10 पे पावर -2 हो जाएगा, 10 पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर आप अलग से तोड़ के लिखेंगे तो इसी को लिखा जाता है, पूरे संख्या जो पूरी संख्या है उसको लिखा जाता है 3 गुना 10 पे पावर 2 प्लस 4 गुना 10 पे पावर 1 प्लस 9 गुना 10 पे पावर 0, है ना, प्लस 6 गुना 10 पे पावर -1 प्लस 5 गुना 10 पे पावर -2 प्लस 8 गुना 10 पे पावर -3। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो जो प्लेस वैल्यू है, मतलब हर एक का स्थानिक मान, 3 का स्थानिक मान 10 पे पावर 2 है, 4 का स्थानिक मान 10 पे पावर 1 है, 9 का स्थानिक मान 10 पे पावर 2 है। इस संख्या में संख्या बदल जाएगी तो उसका स्थानिक मान बदल जाएगा सबका। तो ये जैसे हमने यहाँ पे देखे 1 का स्थानिक मान 10 पे पावर 3 है, ये संख्या जब 1235 था तो ये पहला जो अंक है 1, उसका स्थानिक मान 10 पे पावर 3 है, और जो सबसे बाद वाला जो अंक है उसका स्थानिक मान 10 पे पावर 0 है। और यहाँ से इस तरीके से लिखा जाता है दशमलव पद्धति अगर होती है। दार्शनिक पद्धति दशमलव पद्धति भी बोलते हैं। तो दार्शनिक प्रणाली में जो 10 अंकों का जो आधार है उसके 10 अंक 0 से लेकर के 9 तक, उसमें इस तरीके से बातें होती है, ठीक है ना। तो ये है आपका पहला। अब दूसरा जो है हमारा उसको बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति या द्विआधारी संख्या पद्धति, जो भी कर सकते हैं। तो द्विआधारी अंकन पद्धति जो होता है उसके अंदर 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, और वो है 0 और 1, जिसको कि बिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा है द्विआधारी अंकन पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति या संख्या पद्धति, जो भी कह लीजिए, है ना। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंक कह सकते हैं अभी, लेकिन इसको बिट कहा जाता है। 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति ही लिख लीजिए, अंकन पद्धति भी बोलते हैं वैसे। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है इसका, और इसी को बोला जाता है मतलब 2 अंक 0 और 1 का। उसमें तो 9 अंक था 0 से लेकर के 9 तक, इसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है 0 और 1 का, ठीक है ना, जिसको कि बिट कहा जाता है। तो 0 तथा 1 जो है उसको बिट कहा जाता है, ठीक है ना। और 2 अंक जो है इनको 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, तो कह सकते हैं 2 अंक का प्रयोग 0, 1, जिसको बिट कहते हैं, ठीक है ना। इनको बिट कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बिट कहा जाता है। 0 बिट 1 बिट, है ना, तो बिट कहा जाता है। और 2 का प्रयोग किया जाता है ना, इसीलिए इसका बेस मतलब आधार 2 होता है, ठीक है ना। तो इस संख्या पद्धति का आधार जो कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से प्रयोग करता है जिसमें 2 ही है, तो इसका आधार 2 होता है, ठीक है ना। तो इस संख्या पद्धति का आधार कह सकते हैं, मतलब द्विआधारी संख्या, नाम से ये द्विआधारी मतलब 2 आधार होता है। तो संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति का आधार 2 है, ठीक है ना। तो इस संख्या पद्धति का आधार 2 होता है, ये इसमें समझना है। जैसे हमने
दार्शनिक प्रणाली लिखा, जैसे 456 लिखा, तो इसका आधार 10 है, तो इस तरीके से लिखा जाता है जब दार्शनिक प्रणाली का लिखा जाता है। और इसमें 0 बिट का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया दार्शनिक पे, तो आधार दार्शनिक है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे पता चल गया कि 10 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो ये संख्या उसके आधार पर लिखी गई है। और जब आप इस तरीके से लिखते हैं 1 0 1 0 1, अब ये भी दार्शनिक प्रणाली हो सकता है, अगर 10 लिख देंगे तो दार्शनिक प्रणाली हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2 लिख दे तो इसका मतलब हो गया ये द्विआधारी है, ठीक है ना। तो द्विआधारी अंकन पद्धति में इसको लिखा गया है। तो आधार 2 का मतलब ये है, आधार 10 का मतलब इसके पहले वाला जो दार्शनिक संख्या पद्धति बताया वो है, ठीक है ना। तो ये इस संख्या पद्धति का आधार 2 है। ध्यान रखना है कि 0 1 को बिट बोला जाता है, पढ़ा जाता है, जैसे इसको पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10,101, इसको पढ़ते हैं 1 0 1 0 1, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसको एक एक डिजिट जो है उस तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसमें भी जो बेस है उसके आधार पर हर एक का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है ना। जो पहला स्थान होता है उसका सर्वाधिक प्लेस वैल्यू होता है, सर्वाधिक उसको सार्थक बिट भी कहा जाता है ना। और जो लास्ट वाला होता है उसको न्यूनतम सार्थक बिट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू, मान लीजिए मैंने इसी को द्विआधारी में 1 0 1 0 1 इस तरीके से लिख दिया, है ना। तो ये जो है ये जो प्लेस वैल्यू है, मतलब प्लेस वैल्यू स्टार्ट होता है 2 पे पावर से, और जो पहला इसमें होता है उसको सबसे सार्थक बिट बोलते हैं, तो इसका अधिकतम मान होता है, इसको सबसे अधिक सार्थक बिट कहते हैं। तो आगे चलेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 पावर होता है, लेकिन इस बार बेस 2 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 0 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 2 पे पावर 1 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 2 पे पावर 3 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता है कि प्लेस वैल्यू जो होती है वो 2 पे पावर 0 से, क्योंकि आधार 2 है, दार्शनिक में 10 था तो 10 पे पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर 0 से यहाँ पे शुरुआत होता है। तो 2 पे पावर 0 कोई भी अंक होगा, दशमलव नहीं होना चाहिए, दशमलव के बाद होता है तो दशमलव के बाद वाला अलग हो जाता है, दशमलव के पहले वाला तो यही रहता है। तो दशमलव से के पहले अगर जितना भी अंक होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, 2 पे पावर, आधार 2 है इसलिए 2 पावर 0, तो इसका पावर पहला जो यहाँ से इधर से अगर देखेंगे तो ये पहला स्थान जो है 0, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन अगर आप इधर से बोलते हैं तो इसी को पहला सार्थक बिट बोला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। तो पहला जो क्या कहते हैं सर्वाधिक सार्थक बिट जो होता है उसको हम बोलते हैं, है ना, इधर वाला से प्रथम बिट को जो बोलते हैं सर्वाधिक सार्थक बिट, इसी को प्रथम बिट बोला जाता है। इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, बिट तो समझ ही रहे हैं आप लोग। अब 0 1 0 1 जो है केवल 2 का ये प्रयोग करेगा, और 0 1 0 1 0 1 चलेगा। तो इसी को मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख लेता हूँ 1 0 1 0 1, तो ये प्रथम बिट कहा जाता है, प्रथम बिट है। और ये अंतिम बिट हो गया यहाँ पे, जहां से ये वाला इधर से शुरू होगा तो उसको प्रथम बिट, इसको सबसे सर्वाधिक सार्थक बोलते हैं, सर्वाधिक, सबसे अधिक सार्थक बिट, सर्वाधिक सार्थक बिट बोला जाता है, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। देखिए आपको यहाँ पे 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो गया, ये न्यूनतम सार्थक बिट बोला जाता है, न्यूनतम सार्थक बिट। तो ये हो गया प्रथम सार्थक, प्रथम बिट जो है सर्वाधिक सार्थक, अंतिम बिट न्यूनतम सार्थक, इसके अंदर ये हम देखते हैं, ठीक है ना। अब वैल्यू वाइज जो है अभी आपको मैंने ये बताया, उसको दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, तो उसी तरीके से जैसे आपने दार्शनिक प्रणाली में लिखा था, जैसे 1 0 1 0 1, है ना। तो इसका जो वैल्यू प्लेस वैल्यू है वो यहाँ से देखेंगे तो इसका 0, इसका 1 2 3 4 2 पे पावर करके, तो 2 पे पावर में ये 2 पे पावर 0 हो गया इसका स्थानिक मान, इसका मान हो गया 2 पे पावर 1, इसका स्थानिक मान हो गया 2 पे पावर 2, इसका स्थानिक मान हो गया 2 पे पावर 3, इसका स्थानिक मान हो गया 2 पे पावर 4। अब यह स्थानिक मान के
क्रम में आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10101 का ये जो आप बेस 2 पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2 पे पावर 4 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 0। इसका जो मान है ना, इस स्थान का जो मान है इसको इसके साथ गुना करते हैं और जोड़ते जाते हैं। 1 गुना दिस जोड़ दिस गुना दिस प्लस दिस गुना दिस प्लस दिस गुना दिस प्लस दिस गुना, तो सब जोड़ते जाते हैं और उस अंक का जो बिट है वन का उसका जो स्थानिक मान है उससे गुना करते हैं। तो ये हो गया कितना 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये तो जीरो ही हो गया, जीरो से गुना 2 दूनी 4 हो गया प्लस जीरो हो गया प्लस किसी चीज पे पावर 1 होता है ना, जीरो अगर होता है तो 1 होता है, 2 टू द पावर 0 1 1 गुना 1 1 तो हो गया 16 4 20 1 21। अब जो ये 21 है इसको जो आपने लिखा इसका जो मान करके लिखा ये सही मायने में किस पे आया, तो ये दार्शनिक पद्धति पे आ जाता है। तो ये जो द्विआधारी अंकन पद्धति जो दिया गया है इससे अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो ये दार्शनिक प्रणाली में बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि द्विआधारी अंकन पद्धति से हम दार्शनिक प्रणाली में बदलेंगे तो इस तरीके से बदलेंगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि जो हमने अभी बताया कि द्विआधारी अंकन पद्धति से ये आपका दार्शनिक प्रणाली में हम या दशमलव पद्धति में हमने बदल दिया। तो दशमलव पद्धति में कैसे बदलते हैं, तो सब बिट का जो भी बिट है प्रथम बिट से लेकर के अंतिम बिट तक का जो मान है ना वो लिखते हैं और उसके बाद उसको गुना करके जोड़ देते हैं। कहेंगे सर इसमें दशमलव भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। दशमलव होगा तो उसी तरीके से जैसे हमने इसके पहले दार्शनिक वाले में किया, दशमलव के बाद जो होगा उसको हम क्या करेंगे, केवल 2 पे पावर 0 के बाद चलते जाएंगे, माइनस में -1 -2 -3 इस तरीके से। तो एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जवाब मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2 है उसके बेसिस पे एक और हम करते हैं। मान लीजिए कि ये 1010.101 इस तरीके से आपको दिया हुआ है बेस 2 पे। तो फिर से क्या होगा, ये प्रथम बिट है सबसे सार्थक बिट, ये अंतिम बिट है न्यूनतम सार्थक बिट। तो ये जो है इसका मान कितना होगा, तो ये दशमलव के पहले वाले को अलग देखेंगे, दशमलव के बाद वाले को अलग देखेंगे। इसका मान 2 पे पावर 0 हो जाएगा, इसका जो स्थानिक मान होगा 2 पे पावर 1, इसका स्थानिक मान 2 पे पावर 2, इसका स्थानिक मान 2 पे पावर 3। इधर देखेंगे तो स्थानिक मान 2 पे पावर -1, इसका स्थानिक मान 2 पे पावर -2 और इसका स्थानिक मान 2 पे पावर -3। ऐसे चलता है, मतलब 0 से दशमलव के पहले 0 से स्टार्ट होता है, दशमलव के बाद 0 तो हो ही गया यहाँ पे, तो -1 -2 -3 इस तरीके से। अब इसी को गुना कर दीजिए तो कैसे हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 2 तो ये 0 ही हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 1 0 गुना 2 पे पावर 0 प्लस ये वाला 1 गुना 2 पे पावर -1 प्लस 0 गुना 2 पे पावर -2 प्लस 1 गुना 2 पे पावर -3। अब इसका मान निकाल देंगे और मान निकालेंगे तो जो मान आएगा वो दार्शनिक पद्धति पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 तो है ना 8 हो गया, ये 0 हो गया प्लस 2 हो गया अब प्लस 0 हो गया, फिर ये 1 ये तो 0 ही हो गया, 0 गुना कुछ भी 0 ही होता है, ये 1 गुना इतना है तो 1 गुना 2 पे पावर -1 उसको +1 करिएगा तो नीचे चला जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 0 ही है और 2 दूनी 4 दूनी 8 1/8 हो जाएगा, 2 पे पावर -3 है नीचे जाएगा तो 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 2 10, ये हो गया दशमलव प्लस 1/2 0.5 और ये हो गया 0.8 1 8 2 10 8 2 16 4 20 8 5 40 तो 1.125 आएगा। तो यहाँ से आ गया दशमलव और इसको जोड़िएगा तो 5 1 6 2 5 मतलब 0.625 ये आएगा। और किस पे, तो 10 पे 10 आधार पे, मतलब ये दार्शनिक प्रणाली में हमने बदल दिया। तो आपको जनरली ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर दशमलव में भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दशमलव भी है तो वहाँ पे हम उसको बदल सकते हैं, उसको दार्शनिक प्रणाली में बड़े आसानी से बदल सकते हैं।
ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया 10101 का दशमलव पद्धति में क्या मान होगा। तो दशमलव पद्धति में क्या मान होगा भाई, 10101 इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है ना। 10101 का दशमलव पद्धति में क्या मान होगा। तो ये तो क्या कर रहा है आपका बाइनरी सिस्टम है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 मतलब 1 गुना 2 पे पावर 4, ये 1 गुना 2 पे पावर 4 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 3, ये क्या घटाते जाएंगे, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 2, ये 1 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 1 प्लस लास्ट वाला 1 है, 1 गुना 2 पे पावर 0, यहीं से स्टार्ट हुआ था 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट किया तो ये हो गया 16 प्लस ये तो 0 ही हो गया 4 हो गया, और प्लस ये हो गया 1 है ना, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 1 गुना 1 1 हो गया। तो 21 जो हमने लिखा था 10101 देख लीजिए 10101, तो 21 हो जाएगा दार्शनिक या दशमलव पद्धति पे। तो दशमलव पद्धति पे जो इसका मान आएगा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकदम ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको मान वाइज बोलते हैं। तो जो क्या कहते हैं द्विधारी अंकन पद्धति में इस तरीके से, अगर उल्टा दिया जाए दार्शनिक अंकन पद्धति दिया जाए, दार्शनिक संख्या से द्विधारी संख्या में बदलिए, तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि द्विधारी अंकन से उसमें क्या कहते हैं दार्शनिक प्रणाली में बदलिए। तो उसके लिए क्वेश्चन जो है 25 का है, 25 दिया हुआ आपको, तो 25 का करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे इसमें आपने निकाला उस तरीके से नहीं करते, उसमें द्विधारी जो क्या कहते हैं उसका जो बेस आधार जो 2 होता है उससे भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो करेंगे कि 25 को बदलिए, तो 25 को भाग देते, ठीक है ना, 2 से भाग देते। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे शेष फल लिखते हैं, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं आप लोग, तो शेष फल बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शेष फल लिखना होता है और शेष फल ही द्विधारी अंकन पद्धति में आता है लिखने के लिए, आ जा मतलब जो लिखेंगे वो आएगा। तो ध्यान रखना है कि 2 से जब भाग देंगे तो शेष फल यहाँ लिखेंगे, जितना से भाग लगेगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो आपको पता है 2 से भाग दीजिएगा तो 12 बार का लगेगा, 12 दूनी 24 है ना, 24 होगा, 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हैं, मतलब 2 से कितना बार भाग लगेगा ये देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम शेषफल यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 छक 12 हो गया, कट गया पूरा, तो इसका मतलब शेषफल 0 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, है ना, 2 तिया 6, 3 लिखेंगे, फिर शेषफल जो है 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, है ना, तो 2 इकाई 2 होता है, 2 एकम 2, है ना, तो 2 इकाई 2 हो गया और 1 बच गया इसका शेषफल, तो शेषफल 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, है ना, शेषफल यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये जो है खत्म हो गया, क्योंकि इससे 0 को तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो ये जो शेषफल है हमारा, यही शेषफल जो बनता है ना, इसको केवल उल्टे क्रम में क्या करें, उल्टे क्रम में, है ना, उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर, उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका शेषफल वाला, केवल शेषफल वाला, ये तो भाग दिया हुआ अपना, तो कौन सा शेषफल को, तो शेषफल में क्या है, यहां से है ना 1 1 0 0 1, है ना, ये 1 1 0 0 1, तो आप लिखेंगे 25 जो है उसका दार्शनिक पद्धति है तो 10, बेस उसका आधार हो गया 10, और आपको जो आया है द्विधारी अंकन पद्धति में 1 1 0 0 1, इधर से नहीं लिखेंगे 1 0 0 1 1, इधर से लिखेंगे 1 1 0 0 1, और द्विधारी अंकन पद्धति है तो बेस नीचे डाल देंगे। ये हो गया दार्शनिक प्रणाली से द्विधारी प्रणाली में हमने इसको बदल दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हम बदलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1। यहां से फिर से निकालिएगा,
दार्शनिक प्रणाली में तो अभी बताए थे वो इसी तरीके से 1 गुना 2 पे पावर 1 0 1 2 3 4, तो 1 गुना 2 पे पावर 4 16 हो गया। फिर 1 गुना 2 पे पावर 3 8 हो गया, 16 8 24 हो गया, ये 0 ही हो गया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुना 2 पे पावर 0 1 हो गया, तो 16 8 24 1 25 देखिए आ रहा है। तो आप वैसे करके यहाँ पे निकालेंगे तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और अगर इसके अंदर ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि अगर आपको इसके अंदर क्या कहते हैं दशमलव वाला कुछ दे दिया जाए, दशमलव वाला अगर है, ये तो मैंने 25 दिया, दशमलव वाला होता है तो दशमलव वाले में गुना करके करते हैं। मतलब दशमलव का अगर भाग है, कोई अंकन पद्धति है, उसमें आपको बदलना है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, तो उसको 2 से गुना करते हैं। तो एक वैसा वाला करते हैं कि जिसके अंदर 2 है, ठीक है ना। तब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका, है ना। फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दे कि 10 दशमलव क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही कि 10, उसमें भी दशमलव वाला बताया थे, 10.875 को द्विधारी अंकन पद्धति में बदलिए, ठीक है ना। ये 10.5 है, इसको बदलना है द्विधारी में, द्विधारी पद्धति में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो दशमलव वाले का जो पहला वाला है, इसके पहले वाले को जैसे अभी बताया उस तरीके से करेंगे। तो ये जो हो गया, इसको 2 भाग में बांट लेंगे, दशमलव के पहले वाला, दशमलव के बाद वाला। दशमलव के पहले है 10, इसको बदलेंगे तो वही हमने जो कहा था कि 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ शेषफल लिखेंगे। तो 2 से 2 बचे 10 हो गया, पूरा तरीके से कट गया तो 0, ठीक है ना। फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया, कट गया पूरा, तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 0 बार लगेगा, है ना, शेष 1 बचेगा। तो ये जो शेषफल हो गया, अभी बताए थे इसको उल्टे क्रम में लिखिएगा, तो ये 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 अंक, मतलब दार्शनिक प्रणाली पे 10 को क्या लिखा जाएगा द्विधारी में, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे लिखिएगा तो गलती हो जाएगी, 0 1 0 1 गलती हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका 1 0 1 0। अब जो 0.875 है, 0.875 जो है उसके लिए गुना करते हैं, ये ध्यान रखना है द्विधारी अंक में। तो इसको दशमलव जो का अंक होता है उसके लिए 2 से गुना करते हैं, है ना, यहाँ पे गुना करते हैं, और गुना करके ये द्विधारी अंक जो है, इसमें द्विआधारी अंक जो मतलब बिट जो होगा वो निकलेगा। तो 2 से गुना करिएगा, 2 से गुना करने के बाद इसका जो मान आता है, उसमें जो पूर्णांक वाला मान होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको और इधर से थोड़ा सा लिखें, ये हो गया आपका कितना, तो 0.875 था ना, तो 875 गुना 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 1.750 आ रहा है ना। तो द्विधारी अंकन में ये 1 दशमलव के पहले वाला 1 ले लेते हैं, अब बाकी जो बचता है उसको फिर से यहाँ गुना करते हैं। जो यहाँ बच गया 0.750, फिर से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, है ना, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1.500, 1 दशमलव के पहले वाला जो 1 है फिर से ले लेंगे, और बाकी जो बचा उसको यहाँ लिखेंगे 0.500, फिर से 2 से गुना करेंगे तो हो गया 0 0, 5 दूनी 10, तो 1.000, दशमलव के पहले वाला अंक फिर से ले लेंगे, है ना, और बाकी जो बचा यहाँ लिखेंगे, तो 0.000 गुना 2, तो ये तो गुना करिएगा तो 0.000 ही आएगा। अब ये हो गया, इसका मतलब जब 0 पहुंच गया तो 0 लिखेंगे। अब ये खत्म हो गया। अब इसका मतलब है कि ये जो 0.875 था, 0.875 दो दार्शनिक प्रणाली पे था,
उसका जब लिखते हैं तो इसका क्रम उल्टा हो जाता है, ये उल्टे क्रम में होता है, ये सीधे क्रम में होता है, ध्यान रखना है ना, ये सीधा होता है सीधे क्रम में। जब दशमलव प्रणाली होता है तो सीधे क्रम में लिखते हैं, तो कैसे लिखिएगा 1 1 1 0 1 1 1 0 है ना, और 2 ऐसे लिखेंगे। तो आप दोनों को मिला के लिखिएगा तब, ठीक है ना। देयरफॉर 10.875, इसको एक साथ अगर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 10 का मान तो था 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 ये लिख दिए, और दशमलव लगा देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे 1 1 1 0, ठीक है। ये वाला उल्टे क्रम में चलता है 1 0 1 0, और ये वाला सीधे क्रम में 1 1 1 0, ये लिख दिया और उस पर बेस लगा दिया 2 का। तो ये आपका द्विधारी अंकन पद्धति और दार्शनिक अंकन पद्धति में हमने सब बता दिया आपको। यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन दिया है आसान वाला 1 0 1 0 1, लेकिन मैंने उसको सब बता दिया कि अगर दशमलव में है तो कैसे बदलेंगे, और अगर ऐसे है दशमलव के बिना है तो कैसे बदलेंगे। लेकिन आप दोनों जानिए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें गुना करते हैं। ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद वाला जो होता है उसमें 2 से गुना करते हैं, और ये जो है तब तक चलते रहता है जब तक कि ये 0 पे नहीं पहुंच जाए, है ना। बहुत ज़्यादा अगर आता है तो 4 5 लेके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सही मायने में कि आपको 0 तक तो दिया रहता है, ऐसा कि 0 आ ही जाता है अगर आपको देगा तो। अदरवाइज तो जनरली आपको यही पूछा जाता है कि क्या कहते हैं 25 का लिखिए 50 का लिखिए, जैसे ऐसा क्वेश्चन है। और द्विधारी अंकन में भी यही पूछा जाता है, अंक दशमलव वाला नहीं देता है, लेकिन जानना चाहिए, कहीं दे दे तो आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो एकदम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक तो रहता है, अगर उससे ज़्यादा 2 नंबर में देता है तो और अच्छी बात है निकालने के लिए कि निकाल के बताइए, तो ठीक है। अदरवाइज 1 नंबर में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे ये रहे ऐसा वाला रहे चाहे ऐसा वाला रहे। तो एक क्वेश्चन तो आपका एकदम 100% सही होगा अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि शेषफल के सामने वाला इसको नहीं ले लेंगे, ये गलती हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसको भी ले लेते हैं, नहीं, शेषफल के सामने वाला जो शेषफल है उसको उल्टा क्रम में, इधर जो द्विधारी अंक जो लिख रहे हैं, है ना, इसमें तो शेषफल नहीं ले रहे हैं ना, द्विधारी अंक ले रहे हैं। 1 1 1 यहाँ पे 0 आ गया, 0.000 लिख सकते हैं इसको, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो 0 गुना 0 है तो 0 ही आएगा, और लिख सकते हैं, लिखने का लिख सकते हैं यहाँ पे 0.000, इसलिए 0 ले लिया हमने। तो जो दशमलव के बाद वाला जो वैल्यू होता है, मतलब दशमलव के बाद वाला वैल्यू जो होता है इसमें, उसको वापस ले करके गुना करते हैं। दशमलव के पहले वाला जो वैल्यू होता है उसको द्विधारी अंक में 2 ही अंक तो होता है, 1 0 1 0, जो 1 है या 0 है, 2 ही अंक इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार 2 लिखते हैं। ये इसमें 10 अंक का प्रयोग 0 से लेकर के 9 तक का किया जाता है, इसलिए 10 आधार लिखते हैं, है ना। इसमें केवल ध्यान रखना बिट बोला जाता है, 0 1 को बिट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि द्विधारी अंकन पद्धति में जो अंक है 0 1 उसको क्या कहते हैं, तो लिख देगा अंक कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है ना, या कुछ और भी बाइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं, बाइट भी बोल देता है। तो ध्यान रखना है कि उसको बिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब जब भी हम करेंगे ऐसा तो इसके अंदर 2 चीज़ आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में, तो है ना। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ आपने भी लिख करके 45 लिख लीजिए, 50 लिख लीजिए, 60 लिख लीजिए, कुछ का मान जो अंकन पद्धति है उसको बदलिए, और दार्शनिक पद्धति में कुछ लिख लीजिए, जैसे इस तरह का जो है 10 या 50.50 50.25 इस तरीके से लिख लिख के करिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ है। दूसरा तीसरा से संबंधित जो था थ्योरी हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है 15 16 17, ठीक है ना। इसी को जिक्र करते समय आपको मैं सारा थ्योरी बताऊंगा, जिससे कि आपको उस समय समझ में भी आ जाए और आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 16 17 जो है आपका गेट वाला, ठीक है ना। जो गेट है वो होता क्या है, ठीक है ना। तो आपसे तो ये भी पूछ सकता है कि गेट होता क्या है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, और गेट की सत्यता सारणी लिखें, एंड गेट की सत्यता सारणी लिखें, नॉट गेट की सत्यता सारणी लिखें,
15 नंबर और 16 नंबर है जो, ठीक है ना। तो जो एक्चुअली में इनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी एंड है, नॉर है, नॉट है, और है, ये सारे के सारे, जॉर है, बाद में भी देखेंगे और सारा, लेकिन इनमें जो इनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है। तो ये जो गेट की बात मैंने की है, इनको कहा जाता है लॉजिक गेट, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है उसके अंदर एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, लॉजिकल तर्क संगत संबंध होता है इनपुट और आउटपुट में, ठीक है ना। तो मतलब तो लॉजिक गेट के बारे में मतलब मैंने कहा कि जो गेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमने लिख रखा है क्वेश्चन में, तो उसकी सत्यता सारणी लिखिए। लेकिन जो गेट्स होते हैं, मतलब जिसको एक्चुअली में गेट नहीं लॉजिक गेट कहा जाता है, और लॉजिक गेट जो होता है वो कह सकते हैं कि जितना भी डिजिटल सर्किट्स है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स का यूज किया जाता है, मतलब डिजिटल सर्किट्स को आंतरिक परिपथ बोलते हैं, उसका आधार है लॉजिक गेट। मतलब उसके अंदर लॉजिक गेट्स जो हैं उनका यूज किया जाता है। जो आपका और गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है, बाकी और नॉर गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है, ये 5 गेट तो आप पढ़ेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे गेट हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो एक तरीके से डिजिटल सर्किट्स ही होते हैं। डिजिटल सर्किट मतलब आंतरिक परिपथ हैं जो निवेशी और निर्गत संकेतों के बीच एक तार्किक संबंध स्थापित करते हैं। निर्गत मतलब हुआ जो निकलने वाला है, और जो निवेशी है मतलब वो देने वाला। जैसे मान लीजिए आप सबसे अच्छा संबंध जो देखते हैं, मान लीजिए कोई स्विच है, स्विच का आप यूज करते हैं, है ना। स्विच का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, स्विच में आप जब इस स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरीके से बैटरी से हमने लगा रखा है ना। और यहाँ पे एक बल्ब है, ये बैटरी से लगा रखा आपने। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया, इनपुट का मतलब निवेशी, तो इनपुट है जो इनपुट बोलते हैं उसको निवेशी है, और निर्गत का मतलब हमको मिला क्या, ठीक है ना। तो इसमें जो है अगर आपने कह सकते हैं कि जो स्विच को जब ऑन करते हैं, ये जो स्विच है उसको जब ऑन करते हैं तो निवेशी जो है इनपुट 1 दिया तो बल्ब जल जाता है, तो निर्गत भी 1 हो गया, ठीक है ना। इसमें बिट 2 ही का यूज करेंगे क्योंकि हमने क्या कहा था, जो लॉजिक गेट होता है वो आंकिक परिपथ है, और ये केवल बिट पे आधारित होता है। 0101 जो बिट है उसी के ऊपर आधारित होता है। तो इसमें जो है हाई अगर हमको मिलता है कुछ, हाई आउटपुट मिलता है या हाई इनपुट देते हैं तो वो एक तरीके से 1 बोला जाता है। और लो इनपुट होता है, लो आउटपुट मिलता है या लो इनपुट देते हैं, दोनों को 0 से शो करते हैं। तो अगर हमने निवेशी मान लीजिए 1 दिया, मतलब हाई इनपुट दिया, स्विच को ऑन कर दिया तो कनेक्ट हो जाता है वायर यहाँ से, और उससे बल्ब जल गया तो निर्गत जो भी मिला वो भी हाई मिला। इसका मतलब ये जो इनपुट है वो भी 1 लिखेंगे, आउटपुट है वो भी 1 लिखेंगे। स्विच को ऑफ कर देते हैं जब, है ना, बंद करते हैं बल्ब को तो ऑफ कर देते हैं, मतलब इनपुट को हमने लो कर दिया, 0 कर दिया, तो आउटपुट भी 0 हो गया। तो इस तरीके का भी कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप देता है, जो इनपुट है उससे आउटपुट जो मिलता है उसके अंदर रिलेशनशिप देता है, उसके अंदर संबंध स्थापित करता है और तार्किक संबंध स्थापित करता है। तो तर्क संगत संबंध का मतलब है तार्किक संबंध, लॉजिकल रिलेशनशिप देता है, और उसी को हम लोग लॉजिकल, इसीलिए उसको लॉजिकल गेट कहते हैं। गेट का मतलब है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक गेट का काम करता है कि आप इनपुट देंगे तो वो आउटपुट के रूप में क्या देगा। हो सकता है आपको आपने इनपुट हाई दिया तो आउटपुट हाई देगा, हो सकता है आपने आउटपुट हाई दिया तो इनपुट लो दे देगा, मतलब उसको रोक देगा हाई इनपुट को। तो इनपुट का मतलब जो आप देते हैं वही मिलता है या उससे कम मिलता है, तो निर्गत हो गया। आउटपुट यहाँ पे हो गया निर्गत जिसको बोलते हैं, तो इनपुट निवेशी बोलते हैं। आपने कितना निवेश किया कितना मिला, ठीक है ना। तो ये उसके बीच का लॉजिकल रिलेशनशिप जो होता है गेट देता है। और गेट में जो टर्मिनल होता है,
ठीक है ना। कोई भी गेट बनाते हैं तो उसके अंदर टर्मिनल जो होता है इनपुट के रूप में एक या एक से अधिक भी हो सकता है और आउटपुट में एक होता है। तो निर्गत वाला जो टर्मिनल होता है वो एक ही होता है, लेकिन निवेशी वाला टर्मिनल जो होता है एक से ज्यादा होता है, वो उसके बारे में बताएंगे। और जनरली जो है वो हमें तीन लॉजिक गेट जो पढ़ने हैं मेनली, वो मेन जो मूल होते हैं, हालांकि ज्यादा भी पढ़ने हैं, लेकिन मूल जो लॉजिक गेट होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट जिसको बोला जाता है, वो और एंड और नॉट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसके बाद जो है कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें से मूल लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपसे पूछ देता है कि मूल लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, या इनमें से कौन मूल लॉजिक गेट है, ये भी बोल सकता है। तो ये तीन जो है मूल लॉजिक गेट होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तो बेसिक लॉजिक गेट्स कह सकते हैं, मूल बेसिक लॉजिक गेट, इंग्लिश में भी लॉजिक गेट ही लिखते हैं, है ना। तो मूल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, तो तीन होते हैं, ठीक है ना, ये तीन होते हैं। और तीन कौन कौन है, तो पहला है आपका वही और गेट, है ना, दूसरा है आपका एंड गेट, और तीसरा है आपका नॉट गेट। तो ये तीन होता है, और होता है, एंड होता है, और नॉट गेट होता है, ठीक है ना। और सारे गेट का, जब गेट तीन गेट का होता है, सारे गेट का एक अपना सिंबल होता है, ठीक है ना। तो सबका एक सिंबल भी होता है, और इनका जो सत्यता सारणी होता है, सबका सत्यता सारणी मतलब वो कैसे कार्य करता है, मतलब इसके कार्य प्रणाली को सत्यता सारणी के द्वारा हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसके बारे में एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि गेट जो है और गेट है वो क्या है, नॉट गेट है वो क्या है, एंड गेट ये क्या है। इससे भी एक क्वेश्चन 100% आता है आपको, तो उसको थोड़ा सा सही से करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सत्यता सारणी के बारे में और बूलिय व्यंजक के बारे में लिखा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो लॉजिक गेट है ना, सत्यता सारणी जो लॉजिक गेट है उसको सही मायने में जो उसके बीच में लॉजिक गेट में जो इनपुट डालते हैं, जो निवेश होता है, निवेशी होता है, और जो निर्गत होता है, उसके बीच में संबंध क्या हो सकता है, लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है, उसको सही मायने में व्यक्त करता है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ सारणी जो किसी लॉजिक गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोगों, जितने भी संभव हो सकते हैं, तो इनपुट कॉम्बिनेशन तथा आउटपुट कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। मतलब जो सत्यता सारणी है किसी भी गेट का जो इनपुट है और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो उसको जितने भी संभव होते हैं ऐसा इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप, उसके बारे में बताता है। ये अभी आप डेफिनेशन वाइज मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको मैं जब बताऊंगा इसका लॉजिक गेट और क्या कहते हैं बूलियन व्यंजक, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये है सारणी, एक सारणी बनाते हैं और उसी सारणी का के अंदर जो देखेंगे कि हम इनपुट क्या डालते हैं और उससे आउटपुट क्या मिलता है। तो सारणी से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इनपुट है और इसका आउटपुट है, और तब ये कौन सा गेट होगा। तो गेट का एक सत्यता सारणी होता है, अलग अलग गेट का अलग अलग सत्यता सारणी होता है, जो आपसे पूछ दिया जाता है। आपको सत्यता सारणी दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा गेट का सत्यता सारणी है। तो हर एक गेट का अपना सत्यता सारणी होता है, कहने का मतलब जो ट्रूथ टेबल होता है वो उनके इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है, और उसी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो संयोग होता है, कहने का मतलब जो रिलेशन होता है, उसको प्रदर्शित करने वाला एक्सप्रेशन ही व्यंजक ही बूलियन व्यंजक कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि वह व्यंजक जो दो बूलिय चरों मतलब कि ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे एक नया बूलिय चर प्राप्त होता है। सिंपल वे में कहिए तो दो बूलिय चर जो है वो इनपुट्स है, और ये नया बूलिय चर जो है वो आउटपुट है। कहने का मतलब है कि बूलिय चर जो हम ले रहे हैं 1 0, क्योंकि इसके अंदर तो हम दो ही बिट का प्रयोग करते हैं 1 या 0 का, तो 1 0 का जो प्रयोग कर रहे हैं उस 1 0 से हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। हमने कहा 1 को हाई भी बोलते हैं, 0 को लो बोलते हैं, तो हाई मिल रहा है या लो मिल रहा है। हाई इनपुट दे रहे हैं तो लो इनपुट मिल रहा है, या हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो लो वोल्टेज मिल रहा है, या हाई वोल्टेज मिल रहा है। इसको ट्रू फॉल्स के रूप में भी बोलते हैं, मतलब कोई सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू ही
उसका क्या कहते हैं मीनिंग बाद में हो रहा है या पहले ट्रू है तो बाद में फॉल्स हो रहा है। तो ट्रू फॉल्स के सेंस में भी बोला जाता है, ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो 0 है, हाई है तो 1 है, क्या कहते हैं लो है तो 0 है। फिर आपका उसको क्या कहते हैं ऑन ऑफ में भी बताया जाता है, ऑन है तो 1 है, ऑफ है तो, जैसे अभी स्विच का हमने बात किया था, तो ऑन है तो 1 है, ऑफ है तो 0 है। इस तरीके से सत्यता सारणी और बूलियन व्यंजक के रूप में आप जो ट्रुथ टेबल है उसको सही मायने में उसको व्यक्त करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो गेट है उसको सही मायने में व्यक्त करने वाला या संपूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला उसको सत्यता सारणी होता है और उसका बूलियन व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक करके सारे गेट्स के बारे में करेंगे कि और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और क्या कहते हैं नॉट गेट क्या होता है। तो और गेट जो है उसके अंदर 2 इनपुट्स होते हैं, 2 निवेशी होते हैं और 1 आउटपुट होता है, ठीक है ना। और गेट इस बात पर आधारित होता है कि उसमें 2 इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर आपने हाई दिया तो वो हाई देता है, ठीक है ना। 2 इनपुट उसके अंदर होता है और उसका जो मैंने कहा था हर एक का जो है एक सिंबल होता है। चलिए पहले मैं इसको एक एक करके करते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा और गेट, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और गेट। तो जो मूल गेट होते हैं, जो बेसिक गेट्स होते हैं, उसमें है पहला हमारा और गेट, ठीक है ना। तो और गेट इंग्लिश में भी गेट ही लिखते हैं, हिंदी में भी गेट ही लिखते हैं, है ना। तो और गेट जो होता है उसका जो हमने कहा था एक सिंबल होता है, लॉजिकल सिंबल है, तार्किक कह सकते हैं, उसका चिन्ह होता है। तो उसको आपको उसके अंदर क्या कहते हैं उसको प्रतीक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो लॉजिकल सिंबल है या सिंबल भी केवल लिख सकते हैं, तो इसका सिंबल मतलब संकेत कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना है संकेत करते हैं तो ये वाला इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके से बनाते हैं इसको, है ना। अब यहाँ से जो निकल गया ये हो गया आउटपुट और 2 इनपुट देते हैं, ठीक है ना। 2 इनपुट मतलब एक इनपुट ये दे दिया, दूसरा इनपुट ये दे दिया। अब मान लीजिए कि ये इनपुट है उसको ए लिख देते हैं, ये इनपुट है इसको बी लिख देते हैं और ये जो आउटपुट है इसको वाई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो है एक तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं कि जैसे बल्ब भी जलाते हैं तो उसमें 2 इनपुट होता है, एक को बोलते हैं ठंडा, क्या कहते हैं ठंडा बोलते हैं, दूसरे को गर्म बोलते हैं। एक लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और दोनों से करंट आता है। कहने का मतलब है कि इनपुट के रूप में आप यहाँ पे 2 देते हैं और इनपुट तो यहाँ पे 0 1 ही होता है, आपको पता है 2 ही बिट है, 1 0। तो या तो आप 1 0 को ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि 1 0 को हाई भी बोलते हैं, 1 को हाई बोलते हैं, 1 को ऑन भी कहते हैं, क्लोज्ड भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है कि 1 जो है और 0 है इसको हाई बोला जाता है, हाई इनपुट, तो इसको लो बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्लोज्ड बोला जाता है, क्लोज करते हैं स्विच को तब बंद होता है तो इसको ओपन बोला जाता है, ठीक है ना। इसको ट्रू बोला जाता है तो इसको फॉल्स बोला जाता है और इसको कह सकते हैं एक और ऑन बोला जाता है तो इसको ऑफ बोला जाता है। तो ये भी एक तरीका है बोलने का, हाई इनपुट लो इनपुट, हाई हाई इनपुट ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना। ये और इसको अगर इस तरीके से लिखा जाता है मतलब 1 को अगर हाई बोलते हैं तो ये इसको एक तरीके से धनात्मक लॉजिक भी बोला जाता है, धनात्मक लॉजिक बोला जाता है। और कभी कभी क्या करता है इसको बोल देता है ऋणात्मक लॉजिक में, तो ये उल्टा हो जाता है। ये धनात्मक लॉजिक है मतलब ये 1 को हाई बोलेंगे 0 को लो बोलेंगे, ऋणात्मक लॉजिक में ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 को लो बोलेंगे 0 को हाई बोलेंगे, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान और ऋणात्मक लॉजिक अगर लेंगे, ऋणात्मक लॉजिक में विपरीत हो जाता है ना। ऋणात्मक लॉजिक में इसके विपरीत हो जाता है, मतलब ये वाला यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया कि हाई लो क्लोज्ड मतलब बंद है, ये खुला है, ये ऊंचा है उच्च है, और ये कम है ना, निम्न है, ये सत्य है, ये गलत है, ट्रू फॉल्स जो बोलते हैं, ऑन है ऑफ है ना। स्विच को ऑन करते हैं मतलब जला दिया, ऑफ कर दिया बंद कर दिया, तो इस तरीके से। अब इसका जो हमने तो ये सिंबल हो गया, ये संकेत हो गया, और गेट का ये संकेत होता है। अब इसका जो सत्यता सारणी है, और गेट कहता है कि हमारा जो वैल्यू है
दोनों में से एक इनपुट अगर हमारे पास, ठीक है ना, दोनों में से, जैसे मैंने ए लिया और दूसरा बी लिया, ठीक है ना, और ये वाई लिया, तो कहता है दोनों में से कोई एक इनपुट, दोनों में से कोई एक इनपुट अगर हमारा क्या कहते हैं हाई है या वन है, तो हम हाई इनपुट ही देंगे। दोनों में से कोई, मतलब दोनों में से कोई अगर वन है, इन दोनों में से कोई भी वन है, तो यहाँ पे वन मिलता है। अब देखिए, अगर ए को जीरो लिया, बी को भी जीरो लिया, तो ये तो का वन नहीं है, इसका मतलब ये जीरो देगा। अगर एक को वन ले लिया, ए को वन ले लिया, इसको वन ले लिया और इसको जीरो ले लिया, तो ये कहता है कि दोनों में से एक, कोई भी एक अगर हाई होगा तो ये हम हाई देंगे, मतलब दोनों में से कोई अगर एक होगा तो एक देंगे, है ना। ये जीरो होगा, ये वन होगा तो वन देंगे, है ना। मतलब ये जब भी ये सर्किट में कहीं पे होता है और गेट, तो उसका एक इनपुट भी अगर आपने हाई कर दिया, वोल्टेज उसका हाई कर दिया, तो वो अपने जो निर्गत है, यहाँ पे निर्गत वाला जो आउटपुट है यहाँ पे हाई देता है। एक लो भी रहता है तब भी हाई देता है, ठीक है ना। दोनों हाई रहेगा तब तो हाई देगा ही देगा। तो इसको कहते हैं सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी से क्या पता चलता है कि और गेट में एक भी इनपुट अगर हाई है तो वो हाई देता है ना। और इसी को बुलियन एक्सप्रेशन में व्यंजक जो है बाई को वो लिखा जाता है इस तरीके से, a प्लस बी, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 ऐसे 10 होता है, लेकिन ये हाई प्लस हाई हाई होता है, ये शो करता है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही बूलियन व्यंजक है। तो और का जो और लॉजिक गेट है वो आर जिसको कहते हैं और लॉजिक गेट, उसका जो है क्या कहते हैं, जो बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी होता है। और से नाम पता होता है कि ए और बी, कहने का मतलब ए या तो हाई होना चाहिए या बी हाई होना चाहिए, तब वो हाई देता है। तो ए और बी का मतलब ए हाई है या बी हाई है, वो दोनों, ठीक है ना। तो ए और बी इसको पढ़ा जाता है इक्वल्स बाय, इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं ए और बी इक्वल्स बाय, ठीक है ना। ए और बी जो है इक्वल्स बाय, ठीक है ना। इक्वल टू बाय है मतलब इक्वल्स बाय, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसको पढ़िएगा तो इस तरीके से पढ़ते हैं, ए और बी इक्वल्स बाय का मतलब है कि ए या बी में, है ना, ए या बी में कोई जो है ए प्लस बी है ना, तो ए और बी इक्वल्स बाय। अब ए और बी में दोनों में कोई एक हाई है तो हाई देता है, ठीक है ना। दोनों लो रहता है तभी लो देता है, अदरवाइज ए या बी में कोई भी अगर निवेशी हाई है तो वो हाई देता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ए और बी है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब मिल गया कि और गेट की सत्यता सारणी ये होती है। तो कभी भी आपको पूछेगा ये दे करके 0 0 0 1 0 0 1 सॉरी 1 0 1 0 1 1 1 1 1, तो आपसे पूछेगा ये किसका सत्यता सारणी है, तो और गेट का सारणी है। ये सिंबल पूछ देगा, ये सिंबल किसका है, तो और गेट का सिंबल है ना। और गेट में ये वाला एकदम ऐसे रहता है, कर्व रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एंड गेट में ये सीधा रहता है, तो ये एंड गेट इसके बाद हम लोग करेंगे, तो एंड गेट कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड गेट है आपका। एंड गेट का सिंबल जो होता है, इसमें अभी बताया हमने कि ये सीधा हो जाता है, तो इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे जगहों पे ऐसे बना देता है, लेकिन सही मायने में ये इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर ये सीधा है, कर्व नहीं है, तो एंड ही होगा, चाहे इसको इस तरीके से बना दे, लेकिन जनरल जो बना रहता है वो इस तरीके से रहता है बना हुआ, इस तरीके से बना जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका एंड गेट, ये सीधा रहेगा और इस तरीके से रहता है, तो ये एंड गेट है ना। अब एंड गेट का सत्य साफ, एंड का मतलब है ए एंड बी, ठीक है ना। एंड का मतलब एंड गेट है तो ए एंड बी, ए एंड का मतलब दोनों साथ साथ, दोनों साथ, ए एंड बी का मतलब दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ का मतलब क्या हो गया, कहता है ये कि हम दोनों जब हाई रहेंगे तभी हाई देंगे,
ए एंड बी का मतलब है दोनों साथ साथ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूं ए एंड बी, इस तरीके से लिखूं ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब दोनों साथ साथ होना चाहिए, मतलब दोनों जो है जब हाई रहता है तभी हाई देता है, दोनों इनपुट जब हाई होता है तभी हाई देता है, ठीक है ना। एक भी इनपुट अगर लो होगा तो लो ही देगा, हाई नहीं देगा। तो ये कह रहा है कि जब हम दोनों हाई रहेंगे, ए एंड बी जब दोनों हाई रहेंगे, दोनों इनपुट हाई रहेंगे तभी हाई देंगे, ठीक है ना। तो इसको ए एंड बी बोला जाता है। तो यहाँ का मतलब 0 0 जब रहेगा तब तो 0 ही देगा, 1 0 रहेगा तब भी ये 0 देगा, क्योंकि एक भी इनपुट अगर इसका दोनों इनपुट जब तक हाई नहीं है तब तक हाई नहीं देगा। तो 0 1 भी रहेगा तब भी ये 0 ही देगा। केवल इस स्थिति में जब दोनों 1 रहेगा तो बोलता ही है ए एंड बी जब हम दोनों हाई रहेंगे तभी हाई देंगे, बाकी सारी स्थितियों में लो देंगे। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है उसको ए डॉट बी करके लिखते हैं, है ना। पढ़ा जाता है ए एंड बी इक्वल्स बाय, यहाँ पे ए एंड बी इक्वल्स बाय लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ए एंड बी है, तो एंड वाला जो होता है ये एंड है आपका, वो वाला तो और था, तो ये एंड है और वो वाला और है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब दोनों निवेशी जो होता है, इनपुट जो होता है वो हाई होता है तभी ये हाई देता है, अदरवाइज हाई नहीं देता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है इसके बाद हमारे पास वो है क्या कहते हैं, नॉट गेट। तो नॉट इसका सत्यता सारणी देख ही लिया आपने, 0 0 0 मतलब सत्यता सारणी जो है इस तरीके से हम इसका लिखेंगे। और सत्यता सारणी के बारे में अगर पूछता है आपसे एग्जाम में कि ये किसका सत्यता सारणी है, तो एंड गेट का। वही देखेंगे कि दोनों जो है इसका हाई है तब हाई दे रहा है, बाकी सारे स्थिति में 0 दे रहा है तो एंड हो गया। इसमें से अगर एक भी इनपुट है हाई और अगर हाई दे रहा है तो वो हो गया। और नॉट इसके बाद हम लोग करेंगे कि नॉट में क्या होता है। तो नॉट जो है एक स्विच के तरह काम करता है, ठीक है ना। नॉट जो होता है एक स्विच के तरह काम करता है, वो केवल हाई दीजिएगा तो उसको लो बना देगा और लो दीजिएगा तो उसको हाई बना देता है, मतलब रिवर्स का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा हमारा है, तो तीसरा जो बेसिक लॉजिक गेट है उसको हम नॉट गेट बोलते हैं। गेट हिंदी में भी तो गेट ही बोलते हैं, इसको नॉट गेट बोलते हैं। और नॉट गेट का जो होता है सिंबल वो ट्रायंगल टाइप का होता है इस तरीके से, है ना। और इसके आगे एक इस तरीके से बनाया रहता है जो बताता है कि उसको ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो ये और इसका जो है आउटपुट हो गया, वाई हो गया आउटपुट यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर एक ही इनपुट होते हैं, एक ही इनपुट होता है, ध्यान रखना है। अगर इनपुट ए है तो उसको ये रिवर्स कर देता है, मतलब इनपुट के को बाई जो है वो क्या देता है, तो बाई के अंदर इसके अंदर तो ए डॉट बी था, ये जो है बाई जो है वो उसको रिवर्स कर देता है, मतलब ए को अगर हाई है तो उसको लो कर देता है, लो है तो हाई कर देता है, जो हमने इनपुट में बताया। तो सत्यता सारणी जब बनाएंगे तो इसके अंदर तो एक ही इनपुट होना चाहिए, तो सत्यता सारणी भी बदल जाता है, ठीक है ना। तो इनपुट को चेंज कर देता है कि ये जो है मतलब सत्यता सारणी अगर यहां बनाएंगे इसका, ये तो हो गया सिंबल, ठीक है ना, ये हो गया सिंबल संकेत, है ना। और सत्यता सारणी जो है उसके अंदर ए है इनपुट, वाई आउटपुट है ना। ये आउटपुट है, हर एक केस में इसको मैं बोल रहा हूं निर्गत है ये। और ए और बी जो था वो इनपुट था, ठीक है ना, निवेश था, इनपुट निवेश जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ए और बी दोनों निवेश था उसके केस में, लेकिन यहाँ पे एक ही निवेश होता है। ये 0 जब देंगे तो इसको हाई कर देगा, मतलब लो को हाई कर देता है, हाई को लो कर देता है, और तो कोई बात ही नहीं। तो स्विच के तरह यही तो काम करता है, स्विच तो ही करता है ना। मतलब ये जो अगर इस लेकिन ये रिवर्स करता है, 0 को हाई करता है, हाई को 0 करता है। तो ये नॉट गेट जो है आपका, मतलब इसको अगर बूलियन एक्सप्रेशन में बूलियन व्यंजक में जो बोलते हैं, बूलियन व्यंजक क्या होना चाहिए, तो बूलियन व्यंजक के रूप में लिखा जाता है y इज इक्वल टू ए जो देते हैं उसको उल्टा कर देता है, तो ए के ऊपर हम इस तरीके का साइन लगाते हैं, ठीक है ना।
तो पढ़ा जाता है ये ए नॉट इक्वल्स वाई, इसको पढ़ते हैं, इसको ए नॉट पढ़ते हैं तो बोलते हैं ए, यहाँ तो है ही नॉट, तो ए नॉट है ना इक्वल्स वाई, ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है जो मैंने बताया। वहां पे ए एंड बी इक्वल्स वाई था, पहले में ए और बी इक्वल्स वाई था, यहाँ पे ए एंड बी इक्वल्स वाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है कह सकते हैं कि जो स्विच है उस तरीके का, लेकिन स्विच का जो है उल्टा इन्वर्जन का काम करता है, ऋणात्मक कह सकते हैं, उस तरीके से ये काम करता है, इन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी ये 3 जो गेट है वो बेसिक गेट है, और इसी के आधार पे हम लोग 2 गेट और पढ़ेंगे जिसको हम एंड से बनाते हैं और दूसरा को और से बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अब हम लोग करते हैं। तो ये हो गया गेट के बारे में इतना, ठीक है ना। 3 जो है, अब इसके आधार पे हम 2 और बनाते हैं। 2 और कौन कौन से बनाते हैं, तो और का ये तो 3 जो था मूल गेट था, लेकिन उसका इन तीनों का यूज करके हम एक गेट बनाते हैं नॉर गेट, ठीक है ना। तो चौथा जो पढ़ना है वो हम नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट का मतलब और बनाएंगे, ये और बना दिया, और बनाया, तो और के अंदर 2 इनपुट होता है ना, ये हो गया। और इसके अंदर नॉट लगा देते हैं, तो नॉट का मतलब ट्रायंगल वाला था, लेकिन उसका केवल ये वाला पार्ट लगाते हैं जिसको बोला जाता है नॉर, है ना। ए बी और यहाँ पे वाई मिलेगा, तो वाई क्या देगा, और वाला था तो और वाला तो ए प्लस बी देगा, लेकिन ये नॉट कर दिया उसको तो उसका इन्वर्स कर देंगे, तो इन्वर्जन का काम करता है, ठीक है ना। तो नॉर गेट इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। नॉर गेट का जो सिंबल होता है, और सही मायने ये सिंबल होता है, या सही मायने में अगर कहेंगे तो कैसे बनाया हमने, तो ये जो है और गेट हो गया, ये और गेट हो गया, है ना। इसके अंदर ए बी दे दिया, अब इसका नॉट कर दिया, तो नॉट कैसे हो जाएगा, ये नॉट हो गया, यहां मिल गया हमको वाई, है ना, तो ये वाई हो गया। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कुछ, ये जो है यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे हम बोल देते हैं कुछ x, तो x जो हो जाएगा क्या होगा, a प्लस बी, और गेट है तो, और y क्या हो जाएगा, तो y क्या करेगा, x इनपुट को इन्वर्स कर देगा, ये पढ़े, ये और गेट, ये और है, तो और गेट क्या करता है, तो इन दोनों इनपुट में अगर कोई भी एक हाई रहता है तो हाई देता है, और उसका जो हमारा ट्रूथ टेबल आया था वो आया था 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, और उसको मैंने लिखा था a प्लस बी बोला जाता है। तो a प्लस बी जो है वो तो x देगा, a प्लस बी इन दोनों में, है ना, कोई भी हाई रहेगा तो हाई देगा, और x को क्या करेगा, ये तो इन्वर्स कर देगा, तो इन्वर्जन का काम करेगा। ये नॉट वाला है, ये और वाला है, तो ये जो है और देगा, और ये जो है नॉट का काम होगा, दोनों को मिला करके ये बनाया जाता है, मतलब ये वाला पार्ट हटा के साफ साफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका सत्यता सारणी लिखिएगा, ये तो हो गया सिंबल, तो सत्यता सारणी कैसे लिखिएगा, तो सत्यता सारणी में आपको अलग अलग बना लेते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a प्लस बी, है ना, और ये हो गया y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। अब देख लीजिए 1 0 0 ये 0 होगा, 1 0 1 होगा, फिर 0 1 1 होगा, फिर आपने पढ़ा 1 1 1 होगा, लास्ट वाला 1 1 1 होगा, ये तो और देगा, और इसको ये इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट करने इन्वर्जन का काम कर रहा है, तो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 1 को यहाँ पे 0 कर देगा, तो ये जो है आपका नॉर गेट का सत्यता सारणी बन गया। तो जहां भी ये नॉर गेट देखिएगा तो ये आएगा नॉर गेट, ये हो गया y इज इक्वल टू बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का, है ना, ये बुलियन एक्सप्रेशन, इसी को बुलियन व्यंजक बोलेंगे। तो बुलियन व्यंजक क्या हो गया, यहाँ से बुलियन व्यंजक अगर बोलिएगा, बुलियन व्यंजक क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, है ना, ये हो गया y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार।
तो सत्यता सारणी इस तरीके से लिखेंगे, है ना। 0 0 है तो 0 देगा, 1 0 है तो 1 देगा, ये a प्लस बी और गेट दे रहा है। 1 कोई भी एक अगर इसके अंदर हाई होगा तो हाई 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 देगा, कोई भी एक हाई है तो हाई देगा, एक है तो हाई देगा, 0 0 दोनों लो है तो लो देगा, और इसको इन्वर्ट कर देता है, लो है तो हाई कर देता है, हाई है तो लो कर देता है, तो ये मिलेगा। ये सत्यता सारणी हो गया नॉर का। तो नॉर का भी पूछ सकता है आपसे, तो ये नॉर है। इसके बाद है नाइंड। तो नाइंड गेट जो बनेगा वो किससे बनेगा, एंड से बनेगा, एंड को नॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नाइंड गेट, है ना। तो नाइंड गेट अगर हम बोलते हैं इसके अंदर, तो नाइंड गेट कैसे हो गया, ये हो गया एंड, एंड गेट का 2 इनपुट, है ना। इसके अंदर फिर से नॉट लगा देंगे तो नाइंड गेट बन गया, है ना। इनपुट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बाई आउटपुट हो गया, एंड देगा ए डॉट बी, ए डॉट बी देगा, और इसको इन्वर्ट कर देगा। ये यहाँ भी बनाएंगे तो उस तरीके से बनाएंगे, पहले एंड बनाना पड़ेगा तो एंड इस तरीके से बना लेंगे, और एंड बना करके उसको नॉट कर देंगे, तो एंड हो गया इस तरीके से, है ना। और नॉट उसके अंदर बना दिया, तो x जो देगा a डॉट b देगा, एंड है a b, तो a और b में दोनों हाई रहेगा तब ये हाई देता है, तो a एंड b होता है, तो इसको तो ये हो गया एंड वाला काम करेगा, और ये नॉट वाला काम करेगा, तो x को इन्वर्ट कर देगा तो ये तो नॉट वाला ही काम करेगा। एंड में क्या करते हैं, जब दोनों हाई रहता है तब हाई देता है, मतलब 0 0 रहता है तो 0 देता है ना। ये जो 0 0 रहता है तो 0 देता है, और दूसरा जो है फिर 1 0 रहता है तब भी 0 देता है, फिर 0 1 रहता है तब भी 0 देता है, 1 1 रहता है तब 1 देता है, मतलब ये दोनों हाई रहता है तब आपको हाई देता है। आपने एंड वाले ट्रुथ टेबल में पढ़ा था। अब उसका इन्वर्जन करेगा तो 0 है तो 1 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, यहाँ पे है ना, 0 है तो 1 कर देगा, और 1 है तो 0 कर देगा, मतलब बूलियन व्यंजक क्या हो गया, a डॉट b जो पहले एंड था उसका इन्वर्जन, तो ये बूलियन व्यंजक होगा, ये सत्यता सारणी होगा। 1 1 1 0 अगर है तो अब उसको हम नैंड गेट बोलते हैं। तो ये नैंड गेट का उदाहरण आपसे पूछा जाता है, तो एंड में नैंड लगा दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इससे और भी कर सकते हैं कि इसी नाइंड से फिर से नॉट कर दीजिए, है ना। ये जो नाइंड है आप में इसमें नॉट गेट फिर से लगा दीजिए, नॉट गेट लगाइएगा तो फिर से एंड बन जाएगा, इसका फिर से इन्वर्जन कर देगा, इसका इन्वर्जन कर देगा तो फिर से ये गेट बन जाएगा आपका। तो मतलब अगर नाइंड का ये जो नाइंड है इसका फिर से यहाँ पे नॉट लगा दें, एक नॉट और लगा दें तो फिर से इन्वर्ट कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा तो फिर एंड बन जाएगा। उसी तरीके से नॉर को अगर कर दें इन्वर्ट, मतलब इन्वर्जन आपको समझ में केवल आना चाहिए कि जो नॉर गेट है और एंड गेट है वो उसका जो और होता है उसी को इन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जो मूल लॉजिक गेट्स है जो हमने पढ़ा है ना, कौन कौन सा, तो और गेट पढ़ा, फिर एंड गेट पढ़ा, नॉट नॉट गेट पढ़ा, वो तीनों मूल लॉजिक गेट था, और उससे हमने ये दोनों बनाया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये लॉजिक गेट है। तो ये लॉजिक गेट था। अब इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को जारी रखेंगे। तो मैं साथ साथ इसलिए भी थ्योरी कराते चल रहा हूँ कि इससे आपको साथ का साथ क्वेश्चन भी होता चल रहा है और उसका थ्योरी भी आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सब सिंबल के बारे में पूछ लेता है आपसे कि नैंड गेट का सिंबल क्या है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन अब हम नहीं कराएंगे कि नैंड गेट का सिंबल क्या है, नॉर गेट का सिंबल क्या है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और गेट का सिंबल क्या है, तो जो मैंने कराया है उससे सिंबल की बात होगी। सत्यता सारणी मैंने करा दिया यहाँ पे, तो सत्यता सारणी तो है ही यहाँ पे, तो इसका जवाब आपको मिल ही गया। अब जो इसके अंदर क्वेश्चन और भी हैं उस क्वेश्चन का हम लोग अगले वाले वीडियो में डीलिंग करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को करना है हमको, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है।